20 अक्टूबर 1962 हिमालयस की नामकाचू घाटी। सुबह के करीब 5 बज रहे थे। यहाँ हड्डियां जमाने वाली ठंड थी और टेम्परेचर 0 से बहुत नीचे था। हमारे हिंदुस्तानी सैनिक वहां बर्फ के बीच खड़े थे। उनके पास पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं थे। वो सिर्फ गर्मियों वाले पतले कॉटन के शर्ट और कैनवस के जूते पहने हुए थे। उनके हाथों में वर्ल्ड वॉर 1 के जमाने की पुरानी राइफल्स थी, जिसमें एक बार में सिर्फ एक गोली चलती थी। और अचानक आसमान आग से भर गया। पहाड़ों के उस पार से एक भयानक हमला हुआ। हजारों की तादाद में चाइनीज सैनिक मॉडर्न ऑटोमेटिक वेपन्स और भारी आर्टिलरी के साथ आगे बढ़े। हमारे सैनिकों के पास ना गोलियां थी, ना पीछे हटने का रास्ता। खबर जब नई दिल्ली पहुंची तो पूरे देश में सन्नाटा छा गया। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ऐसी शांति थी जो किसी ने पहले महसूस नहीं की थी। हिंदुस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, जो पूरे दुनिया में शांति के सबसे बड़े लीडर माने जाते थे, बिल्कुल खामोश हो गए थे। उनका सबसे बड़ा सपना और भरोसा दोनों टूट गया था। हिंदुस्तान एक ऐसी जंग में फंस चुका था जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं था। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? एक देश जो सिर्फ 15 साल पहले आजाद हुआ, वो इतनी बड़ी मिलिट्री डिजास्टर का शिकार कैसे हो गया? नेहरू जी की सबसे बड़ी गलती क्या थी? आज हम एकदम न्यूट्रली फैक्ट्स को देखेंगे और हर फैसले के पीछे का असली लॉजिक समझेंगे। कहानी शुरू होती है 1947 से। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो देश की हालत बहुत खराब थी। अंग्रेज सब कुछ लूट कर ले गए थे। नेहरू जी का विजन क्लियर था। उनका मानना था कि एक नए देश का पैसा हथियार पर नहीं, बल्कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, डैम्स और फैक्ट्रीज पर खर्च होना चाहिए। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनकी सोच बिल्कुल सही थी। एक गरीब देश हथियारों की रेस में हिस्सा नहीं ले सकता। अगर पूरा पैसा आर्मी पर लग जाता तो देश की आम जनता भूखी मर जाती। इसी वजह से नेहरू जी ने फॉरेन पॉलिसी में शांति का रास्ता चुना। उन्होंने सोचा कि अगर एशिया के दो सबसे बड़े देश इंडिया और चाइना आपस में दोस्त बन जाए तो दोनों आराम से अपना विकास कर पाएंगे। यहां से शुरू हुआ हिंदी चीनी भाई भाई का नारा। नेहरू जी को लगता था कि अगर हम चाइना के साथ दोस्ती रखेंगे तो बॉर्डर पर बड़ी आर्मी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका इरादा देश को आगे बढ़ाना था, लेकिन पॉलिटिक्स में सिर्फ अच्छी नीयत काफी नहीं होती। हिंदुस्तान के पहले होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस खतरे को पहचान लिया था। नवंबर 1950 में सरदार पटेल ने नेहरू जी को एक हिस्टोरिक और डिटेल्ड लेटर लिखा था। इस लेटर में उन्होंने एक ऐसी वार्निंग दी थी जो आज पढ़ने पर सचमुच डरा देती है। सरदार पटेल ने साफ लिखा था, चाइनीज सरकार की भाषा चाहे कितनी भी मीठी हो, उनके इरादा शांतिपूर्ण नहीं है। चाइना का अगला टारगेट हिमालयस हो सकता है और हमें अपने बॉर्डर्स की हिफाजत के लिए तुरंत तैयारी करनी होगी। लेकिन यहाँ नेहरू जी से एक भूल हुई। उन्होंने सरदार पटेल की इस वार्निंग को उतनी सीरियसली नहीं लिया। क्यों? क्योंकि नेहरू जी का माइंड एक आइडियलिस्ट यानी आदर्शवादी था। वो ये मान नहीं पा रहे थे कि कोई पड़ोसी देश बिना किसी बड़ी दुश्मनी के हमला कर सकता है। उन्हें लगता था कि डिप्लोमेसी और आपस में बातचीत से दुनिया की हर प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। एक लीडर के रूप में उन्होंने दुश्मन की चालाकी को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। वो शांति चाहते थे, पर उन्होंने इस सच को भुला दिया कि शांति की हिफाजत के लिए ताकत की जरूरत होती है। वक्त आगे बढ़ा और साल आया 1959। चाइना ने तिब्बत पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और वहां के लोगों पर अत्याचार शुरू कर दिए। अपनी जान और कल्चर को बचाने के लिए तिब्बत के स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा चुपचाप बर्फ के पहाड़ पार करके हिंदुस्तान आ गए। उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से शरण मांगी। नेहरू जी के सामने एक बड़ा मॉरल संकट था। क्या उन्हें एक शरणार्थी को वापस मौत के मुंह पर भेज देना चाहिए या हिंदुस्तान की हजारों साल पुरानी परंपरा को निभाना चाहिए? नेहरू जी ने वही किया जो एक ह्यूमन लीडर करता था। उन्होंने दलाई लामा को हिंदुस्तान में शरण दी। मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से यह बिल्कुल सही फैसला था। हिंदुस्तान की इज्जत पूरी दुनिया में बढ़ी, लेकिन जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका नतीजा भयानक हुआ।
चाइना के लीडर माओ जेडोंग ने इस बात को अपनी बेइज्जती मान लिया। माओ को लगा कि हिंदुस्तान उनके इंटरनल मैटर में इंटरफेयर कर रहा है। दलाई लामा को शरण देना गलती नहीं थी, गलती ये थी जब आप एक शक्तिशाली पड़ोसी देश को नाराज करते हैं तो आपको अपनी सेना को उसी वक्त अलर्ट कर देना चाहिए। नेहरू जी ने चाइना को नाराज कर दिया, लेकिन इंडियन आर्मी को वार के लिए तैयार नहीं किया। तो आपके हिसाब से क्या नेहरू जी का दलाई लामा को शरण देना एक महान फैसला था या एक डिप्लोमेटिक गलती? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। बॉर्डर पर टेंशन बढ़ने लगी। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन पर छोटी छोटी घुसपैठ शुरू कर दी। इसे रोकने के लिए नेहरू जी और उनके डिफेंस मिनिस्टर वी.के. कृष्णा मेनन ने एक ऐसी पॉलिसी बनाई जिसे हिस्ट्री में उनकी सबसे बड़ी गलती माना जाता है। इसे फॉरवर्ड पॉलिसी कहते हैं। इस पॉलिसी के तहत इंडियन आर्मी को ऑर्डर दिया गया कि वो हिमालयस की ऊंचाइयों पर डिस्प्यूटेड एरियाज में जाकर अपनी छोटी छोटी मिलिट्री पोस्ट बनाएं। उन्हें लगा कि अगर हिंदुस्तानी फौज वहां खड़े हो जाएगी तो चाइनीज आर्मी डर कर पीछे हट जाएगी। ग्राउंड रियलिटी पर यह एक सुसाइड मिशन जैसा था। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स ने इस पॉलिसी का बहुत विरोध किया। आर्मी ने पॉलिटिकल लीडर्स को साफ बताया कि उन पहाड़ों पर ना तो कोई सड़क है, ना वहां खाना पहुंचाने का तरीका है। अगर हमने आगे बढ़कर पोस्ट बनाई और चाइना ने सच में गोली चला दी तो हमारे सैनिक वहां फंस जाएंगे और मारे जाएंगे। लेकिन डिफेंस मिनिस्टर कृष्णा मेनन और नेहरू जी ने मिलिट्री एक्सपर्ट्स की इस वार्निंग को इग्नोर कर दिया। उन्होंने एक ऐसी अजीब एजम्पशंस बना ली थी कि चाहे जो हो जाए, चाइना कभी हिंदुस्तान पर फुल स्केल वार नहीं करेगा। हिस्टोरियंस मानते हैं कि यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। एक देश की सुरक्षा कभी भी सिर्फ उम्मीद पर नहीं चलाई जा सकती। आप अपनी आर्मी को एक खतरनाक जगह पर बिना किसी बैकअप के इस उम्मीद में नहीं भेज सकते कि दुश्मन गोली नहीं चलाएगा। जब आप सामने वाले को प्रोवोक करते हैं तो आपके पास लड़ने की पूरी तैयारी होनी चाहिए। और फिर वही हुई जिसका डर आर्मी के जनरल्स को था। 20 अक्टूबर 1962 को चाइना ने पूरी ताकत के साथ हमला कर दिया। हमारे सैनिकों के पास उन भारी तोपों का मुकाबला करने का कोई तरीका नहीं था। हमारी आइसोलेटेड फॉरवर्ड पोस्ट्स एक के बाद एक गिरती चली गई। पॉलिटिकल लीडरशिप फेल हुई थी, लेकिन हमारी आर्मी ने जो बहादुरी दिखाई वो हिस्ट्री में हमेशा अमर रहेगी। हमें सिर्फ रेजांगला के युद्ध को याद करना चाहिए। लद्दाख के बर्फ से ढके मैदान में मेजर शैतान सिंह और उनकी 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के सिर्फ 120 सैनिक खड़े थे। उनके सामने चाइना के 3000 से ज्यादा सोल्जर्स थे। हमारे सैनिकों के पास गोलियां खत्म हो रही थी, पहाड़ी हवा उन्हें जमा रही थी, लेकिन उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उन्होंने आखिरी आदमी और आखिरी गोली तक लड़ाई की। 120 में से 114 हिंदुस्तानी सैनिक बर्फ में शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने हजारों चाइनीज सैनिकों को आगे नहीं बढ़ने दिया। उन्होंने अपनी जान देकर उस गलती की कीमत चुकाई जो किसी और ने दिल्ली में बैठकर की थी। करीब 1 महीने की लड़ाई के बाद 21 नवंबर 1962 को चाइना ने अचानक खुद ही सीजफायर डिक्लेयर कर दिया। उन्नीस की इस लड़ाई ने देश को अंदर तक हिला दिया। जब हम न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें समझ आता है कि नेहरू जी का मकसद देश को बर्बाद करना नहीं था। वो देश से गरीबी हटाना चाहते थे, पर उनकी सबसे बड़ी गलती थी फॉरेन पॉलिसी और नेशनल डिफेंस के बीच के फर्क को ना समझ पाना। आप चाहे कितनी भी पीस लविंग क्यों ना हो, आप अपने बॉर्डर्स को सिर्फ अच्छे रिलेशंस और मीठी बातों से सेफ नहीं रख सकते। दुनिया उसी की शांति के रिस्पेक्ट करती है जिसके पास लड़ने की ताकत होती है। डिप्लोमेसी तभी काम करती है जब दुश्मन को पता हो कि आपकी आर्मी उसको कड़ी टक्कर दे सकती है। नेहरू जी इस शौक को कभी भुला नहीं पाए। इस लड़ाई ने उन्हें इमोशनली तोड़ दिया था, लेकिन इस सदमे ने पूरे देश को जगा दिया। 1962 की उस हार ने हिंदुस्तान को सिखा दिया कि मॉडर्न आर्मी और डिफेंस बजट कितना जरूरी है। इसके बाद इंडियन आर्मी ने खुद को मॉडर्नाइज किया, और यही वजह है कि जब इसके बाद नए युद्ध हुए तो इंडियन आर्मी पूरी तरह से तैयार थी और हमने दुश्मनों को एक भयानक हार का स्वाद चखाया। हिस्ट्री हमें यही सिखाती है कि गलती सबसे होती है,
पर असली समझदारी उस गलती को छुपाने में नहीं बल्कि उससे सीखकर आगे बढ़ने में है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो देश की असलियत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद।